साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रथम स्वातंत्र समर के महान योद्धा राजा नरपत सिंह की इस पावन धरा पर उनके विजय उत्सव कार्यक्रम में आज के समारोह में उपस्थित जनपद हरदोई से ही लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नितिन अग्रवाल जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री और विधायक श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय सांसद जयप्रकाश रावत जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी, जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव श्रीमती शकुन सिंह जी, लोकप्रिय स्थानीय विधायक श्री आशीष सिंह आसू जी, माननीय विधायकगण श्री मानवेंद्र सिंह जी, श्रीमती अलका सिंह अर्कवंशी जी, श्री श्याम प्रकाश जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अशोक अग्रवाल जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बब्बन जी, आज के समारोह के साक्षी बन रहे हरदोई जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वतंत्र समर के अमर सेनानी, भारत माता के महान सपूत
राजा नरपत सिंह की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी को इस विजय उत्सव की हृदय से बधाई देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं और इसके लिए आप सभी का हरदोई वासियों का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण आज हम सब स्वतंत्रता का उपभोग कर पा रहे हैं, अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा पा रहे हैं, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण इस प्रकार के विजय उत्सव के माध्यम से हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर हम लोग हरदोई के अंदर आए हैं। यह वर्ष वैसे भी देश की संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश एक ओर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं देश के संविधान को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस कार्य योजना के साथ देश के संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर अगर आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत के संविधान के कारण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक 140 करोड़ का भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के साथ अब विकसित भारत की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, लेकिन आज जिस गौरव की अनुभूति हर भारतवासी कर पा रहा है, आज जिस अनुभूति का एहसास हम हरदोई में बैठ करके कर पा रहे हैं, जिन विकास की नई नई योजनाओं का लाभ हम लोग ले पा रहे हैं और जिन नई योजनाओं के प्रस्ताव हम अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुंचा रहे हैं, यह 1947 के पहले संभव नहीं था। गुलामी के कालखंड में यह संभव नहीं था, विकास नहीं था, गरीबी थी, अव्यवस्था थी, भूखमरी थी, रोजगार का अभाव था, लोगों को प्लान करने के लिए और अकाल का शिकार होने के लिए मजबूर होना पड़ता था और अगर कहीं पर किसी ने आजादी की बात कर ली तो उस पर अत्याचार की प्रकाष्ठा के साथ निर्मम अत्याचार किए जाते थे और लगभग सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अपमानित होने, लगातार अलग अलग स्थानों पर उनके खिलाफ प्रतिकार होते थे, लेकिन सामूहिक रूप से यह लड़ाई पूरा भारत एकजुट होकर के लड़े, यह दृश्य कम देखने को मिलता था। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर पूरे देश को एकजुट होकर के लड़ने के लिए एक नया उत्साह और एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में किए गए शुरू किया गया अभियान कहीं मेरठ के अंदर, कहीं झांसी के अंदर, कहीं बिठूर के अंदर, कहीं बलिया और गोरखपुर के अंदर, कहीं लखनऊ के अंदर और कहीं पे
राजा नरपत सिंह के नेतृत्व में हरदोई के अंदर यह अभियान आगे बढ़ा। याद करिए क्या जज्बा था। जिससे पूछो, जहां पूछो, मंगल पांडे से जब पूछा गया था कि आखिर तुम तो ब्रिटिश सेना के हिस्से हो, क्यों आजादी की बात करते हो, उन्होंने कहा रखो अपनी नौकरी, मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए, भारत माता की आन मान और शान की रक्षा होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई से पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई से कहा गया कि केवल एक बार कह लो ना कि हम तो विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के काम करने को तैयार हैं, उनकी झांसी सुरक्षित रह जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, झांसी भी सुरक्षित रहेगी और भारत स्वतंत्र होकर के रहेगा, हरगिज अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इसीलिए तो हर भारतीय के मुंह से निकल पड़ा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिठूर में नाना राव पेशवा के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की जो रणनीति बनी थी, उस रणनीति का बिगुल फूंकने के लिए हरदोई के अंदर राजा नरपत सिंह उस लड़ाई को लेकर के यहां कार्य कर रहे थे। और आज हम जिस स्थान पर हैं, ये उनका दुर्ग कहलाता था, ये उनका किला था। स्वाभाविक रूप से जब आजादी की जज्बे को देख करके जो लोग भाग रहे थे, उनको कैसे अच्छा लगता, कैसे अच्छा लगता। 1857 में झांसी ब्रिटिश हुकूमत नहीं जीत पाई थी, विजय महारानी लक्ष्मीबाई की हुई थी। हरदोई में, इस क्षेत्र में ये विजय राजा नरपत सिंह की हुई थी। वहां पर अंग्रेज विजय नहीं हो पाए थे। ऐसे ही गोरखपुर में बंधु सिंह को वे परास्त नहीं कर पाए थे। अलग अलग स्थानों पर जहां पर भी ये स्वातंत्र समर एकजुट होकर के नाना राव पेशवा के रणनीति के तहत आगे बढ़ा, वहां पर भारत के लोग जीते थे। और बाद में यह मंद पड़ता गया और अंततः ब्रिटिशर ने फिर अत्याचार की पराकाष्ठा की। और जिसका एक उदाहरण आपके सामने महाराजा नरपत सिंह का यह दुर्ग भी है, जो खंडरों में तब्दील होकर के आज वहां पर एक टीले के रूप में मात्र बचा हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी हूं केंद्रीय मंत्री और उस समय के उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी को, उस समय के सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी को, जिन्होंने महाराजा नरपत सिंह रेकवार का यह भव्य स्मारक यहां पर खड़ा किया। और आज ये स्मारक हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के लोकप्रिय विधायक श्री आशीष सिंह आसू को, जिन्होंने भारत माता के ऐसे महान सपूत के स्मारक का दर्शन करने के लिए आज मुझे यहां पर आने का अवसर प्रदान किया है। मैं आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, जिनके कारण आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हो पाया है। बहनों और भाइयों, आधुनिक भारत के तीर्थ हैं ये स्मारक, आधुनिक भारत के तीर्थ हैं। और तीर्थ के रूप में हमें वर्तमान पीढ़ी को बताना भी चाहिए कि इन्हीं के शौर्य से, इन्हीं के पराक्रम से, इन्हीं के बलिदान से आज हम आजादी का एहसास कर पा रहे हैं। आजादी का एहसास इस रूप में अपने अनुरूप विकास की योजनाएं बना पा रहे हैं। समाज के हर एक तबके के लिए नई नई योजनाएं बन पा रही हैं। कोई सोचता था आज से 10 साल पहले कि हरदोई में भी हरदोई का मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन करके चालू हो गया है। अब नर्सिंग कॉलेज भी वहां बनने जा रहा है।
कोई सोचता था हरदोई के अंदर, हरदोई से पश्चिम में मेरठ और दिल्ली को जोड़ने के लिए और इधर प्रयागराज से जोड़ने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिलेगा, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे सर्वाधिक दूरी आपके हरदोई जनपद में तय कर रही है, 99 किलोमीटर की दूरी। याद करना, हरदोई से दूरी दिल्ली की दूरी को भी कम करेगी और साथ साथ प्रयागराज की दूरी को भी और काशी की दूरी को भी कम करने में सहायक होगी। विकास के नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, नए निवेश आएंगे। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क यहीं बनने जा रहा है, इसी जनपद की सीमा पर बनने जा रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का मतलब लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा आप ही के जनपद में प्राप्त होगी। वैसे भी मैं मलावा का टेक्सटाइल देख रहा था, कितना शानदार यहां की कारीगरी है, कितना शानदार तरीके से यहां की बुनकरी है और कितना अच्छा कपड़ा का कार्य यहां पे होता है। लेकिन जब टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो इनके हुनर को भी काम मिलेगा और साथ साथ यहां के नौजवानों को, जो लोग अब तक कार्य के लिए पंजाब जाते हैं, सूरत जाते हैं, उन्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अन्य देश भर के लोगों को रोजगार के लिए आपकी हरदोई में आना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, मैं यहां पे भी था और यहां पर मैं देख रहा था विकास के लिए। आंसू जी कह रहे थे, अशोक रावत जी भी कह रहे थे कि यहां की कनेक्टिविटी ठीक हो जाए तो और पर्यटन बढ़ेगा और पक्षी विहार के लिए भी। बहनों और भाइयों, महाराजा नरपत सिंह की इस पावन धरा पर जो तालाब है, पक्षी विहार के रूप में सरकार इसको विकसित करेगी, इसको बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेगी, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। याद करिए, ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार विरासत का भी सम्मान करती है और विकास को भी आगे बढ़ाती है। और विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आपने भी देखा होगा प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर। देखा ना, उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य दुनिया देख रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश भर से आ जाए। जो लोग कहते हैं भारत के बारे में कि भारत में लोग गंदे रहते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग बदनाम करते थे हमें कि हम जाति के नाम पर बटे हैं, क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, भाषा के नाम पर बटे हैं, तमाम वादों के आधार पर बड़े हैं, इनकी आंखों को खोलने के लिए महाकुंभ पर्याप्त है। ये लोग जा करके देखें, एक ही संगम की त्रिवेणी में हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा के लोग एक ही साथ स्नान करते थे। कोई भेद नहीं था, न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न संप्रदाय का भेद था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इतना अच्छा उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। मां गंगा का आशीर्वाद भी मिला, मां यमुना का आशीर्वाद भी मिला, मां सरस्वती का आशीर्वाद भी मिला, और जो आया अभिभूत होकर के गया। याद करिए, भारत से तो लोग आए ही, दुनिया के 100 से अधिक देशों के लोग भी आए। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव था, जो देशी था, जो भारत का था, वह तो कहता था कि वाह, एक बार बस संगम में डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए, पुण्य स्नान का सौभाग्य मिल जाए। और जो विदेशी थे वे भीड़ को देख करके अभिभूत थे। इतनी बड़ी भीड़, इतने उत्साह के साथ, एक आयोजन के साथ सहभागी बन रही है। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब सारे लोग एक दिशा में सोचते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। विपक्ष के लोग दुष्प्रचार करते रहे,
लेकिन जनता जनार्दन ने ठान लिया था ये जितने भी भारत विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, इनको सबक सिखाना है। भले यात्रा की कठिनाई हो, लेकिन हम तब भी जाएंगे। और वे लोग आए, बड़े पैमाने पर देश भर से आए, और इतना बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो पाया जो प्रयागराज की धरती में उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है। बहनों और भाइयों, ये विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम है। महाराजा नरपत सिंह का यह पावन स्मारक भी विरासत है, उसको विकास के साथ जोड़ना है। और विकास के साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी, अच्छा मार्ग बने वहां तक जाने के लिए, वहां तक जाने के लिए मार्ग बने, पक्षी विहार बने, पर्यटन के कुछ संभावनाओं को विकसित किया जा सके, गेस्ट हाउस बने, यहां के लोकल उत्पाद को हम आगे बढ़ा सके। मैं देख रहा था यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद तैयार किए हैं। अगर वे सभी यहां डिस्प्ले हो जाएं, लोगों को मिलने प्रारंभ हो जाए, तो रोजगार का भी सृजन होगा, नए गाइड भी मिलेंगे, और साथ साथ यहां के विकास को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और बहनों और भाइयों, उसी विकास की कड़ी को विरासत के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं, यहां के विकास के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। और स्वाभाविक रूप से विरासत के साथ जुड़ने आए हैं, तो आज यहां पे 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी हरदोई जनपद को दे रहे हैं। ये विकास के विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, ये कनेक्टिविटी की भी है, शिक्षा की भी है, स्वास्थ्य की भी है, पेयजल की भी है, आम जन से जुड़े हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का आधार बनाने वाली योजनाएं हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, आज बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। एक नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सबको दिखाई देता है। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। आपने देखा होगा, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब भारत से बड़ी केवल 2 ही अर्थव्यवस्था तब रहेगी, एक अमेरिका की और दूसरा चीन की, और तीसरा भारत होगा। आप याद करिए, हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए। आज विकास की नई नई योजनाएं आ रही हैं। देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का संचाल बिछ रहा है, रैपिड रेल चल रही है, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो का संचालन हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य, एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। और जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण होता है, तो सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण में निवेश आता है, रोजगार का सृजन होता है, नौजवान प्लान नहीं होता है। सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण के साथ जुड़ करके आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं।
लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है और विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। मैं देख रहा था हरदोई के अंदर, हरदोई जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,15,000 परिवारों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है। अनुमान करिए इतने गरीब परिवारों को इससे पहले की सरकारें क्या कर रही थी 75 वर्षों तक, 70-75 वर्षों तक कर क्या रहे थे? लेकिन गरीब को आवास नहीं दे पाए थे, शौचालय नहीं दे पाए थे, उनको कोई सुविधा नहीं दे पाए थे। आयुष्मान का कार्ड मैं भी देख रहा था। आयुष्मान का कार्ड जब मिल रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और मैं भी देख रहा था एक बहन जी को, जब उन्हें आयुष्मान का कार्ड मिला, उनके चेहरे पर एक नई चमक थी कि अगर कभी दुर्भाग्य से कोई बीमार हुआ परिवार में, ये कार्ड उसमें उनका संबल बनेगा। लेकिन इससे पहले क्या कर रहे थे? पिछली सरकारें कर क्या रही थी? क्या कांग्रेस कर रही थी 60 वर्षों तक? क्या समाजवादी पार्टी कर रही थी जब कई बार उन्हें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ? इसका मतलब इनको विकास से कोई मतलब नहीं था। ये प्रदेश में केवल अपने परिवार का विकास करने के लिए आए थे। इनको जनता जनार्दन के विकास से कोई मतलब नहीं था।
और आज तो विकास भी है और विरासत भी है। गरीब को राशन मिल रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, महिलाओं को लखपति दीदी की जैसी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। महिलाओं को विकास के साथ अधिक से अधिक भागीदार बनाना पड़ेगा। नौजवानों को उनके स्केल को स्पीड और स्किल के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम कर पाएंगे तो 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही तो सपना था देश की आजादी के इन अमर सेनानियों का, यही सपना था। यही तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, यही तो कहते थे कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही तो चंद्रशेखर आजाद कहते थे, यही तो ठाकुर रोशन सिंह कहते थे, और यही अस्फाउल्लाह खां कहते थे। बहनों और भाइयों, अमर सेनानियों का यही गान था। भारत माता के वैभव को चरम तक पहुंचाने के लिए, भारत माता के विकास को ध्यान में रख करके जो रोड मैप आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है, इसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचा करके एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। और इसलिए आवास भी है, शौचालय भी है, दवा के लिए आयुष्मान का कार्ड है, कमाई के लिए रोजगार की व्यवस्था भी है। और अभी सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को हम लोग सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य भी करेंगे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी करेंगे। हरदोई वासियों ने आज विकास की प्रक्रिया के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी सहयोगी साथियों के साथ, माननीय सांसद, माननीय विधायक, पंचायतों से, नगर निकायों से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास की जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में विकास का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर राजा नरपत सिंह की स्मृतियों को नमन करते हुए भारत माता के उन सभी अमर सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को इन योजनाओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, मैं आ रहा हूँ और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है अपने प्यारे प्यारे गीत सुनाने के लिए विराट अखिल भारत कवि सम्मेलन में वो आपके कस्बा, आपके शहर का आयोजन हेमपुर, सीतापुर शाम 7 बजे आगामी 19 अप्रैल 2025 को बहुत बड़ा कवि सम्मेलन आई इंडिया चैनल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं आ रही हूँ कवि सम्मेलन में, जो कि आई इंडिया चैनल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं आ रहा हूँ आई इंडिया चैनल के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में। मैं अपनी नई नई हास्य कविताओं के साथ आपको हंसाने के लिए, ठहाके लगवाने के लिए उपस्थित हो रहा हूँ हेमपुर सीतापुर में आ रहा हूँ। तो आना न भूलिएगा, मैं आपको वहीं मिलूंगा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी,
देखते रहिए आई इंडिया।